गोपाल शेट्टी की अगर बात की जाए तो गोपाल शेट्टी को लेकर लोगों में एक धारणा थी कि गोपाल शेट्टी जो है स्थानीय जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार जिस तरह से उनके चुनाव प्रचार की बात करें और बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि सबसे कंफर्म सीट जो है वो गोपाल शेट्टी की होगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं सामने आ रहा था। लेकिन जिस तरह से उर्मिला मातोंडकर जो है वहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी लेकर और लगातार काफी टफ टक्कर दिया। जैसे आपने कहा जूस और पानी की बात करें तो जूस गोपाल शेट्टी जब प्रचार कर रहे थे उस दौरान मालोनी इलाके में लोगों ने शिकायत की कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, हम पानी पीने लायक नहीं है। तो गोपाल शेट्टी ने वही पानी खुद पी के कहा कि लाइए पहले हम पीते हैं ताकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं और लोगों को ये समझ में आए कि यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। लेकिन जैसे जूस की बात की जाए तो गोपाल शेट्टी ने शुरू में ही कहा कि ये लड़ाई जो है फिल्म स्टार और रोड स्टार, यानी कहीं कहीं गोपाल शेट्टी अपने आप को रोड का स्टार यानी जमीनी नेता मानते थे, जिस तरह से उनके वक्तव्य हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो ग्लैमर का होता है, ग्लैमर की अलग एक दुनिया होती है, चकाचौंध भरी दुनिया होती है, लेकिन जो नेता 5 साल तक आम आदमी को ये बताने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच हैं, और उस पर वो खरा नहीं उतरता है तो उसका जो हाल होता है वो हर कोई जानता है। वो विपक्ष में भी बैठने लायक कई बार नहीं रहता है, जमानत तक जब्त हो जाती है। उदय नारायण साहब, ये बताइए कि मुंबई में जो कांग्रेस की जो स्थिति आज हुई है, सबसे बड़ी बात क्या और सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्यों आज कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ती नजर आ रही है? मुंबई में जो कांग्रेस की जो हाल हुई है, अब देखा जाएगा तो मुंबई के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मिलिंद देवरा, उनकी जो नियुक्ति की गई थी वो आखिरी क्षण पे की गई थी और संजय निरुपम को हटाया था। संजय निरुपम के साथ ये हुआ था कि गुरुदास कामत का एक गुप्ता कृपाशंकर जी थे, मिलिंद देवरा थे, और इसके अलावा कांग्रेस की गठबाजी इस मुंबई को डुबाने में, कांग्रेस को डुबाने में कामयाब। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री यानी अशोक चव्हाण अपने नांदेड़ से पीछे हटे, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो हार गए। मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवरा गुटबाजी लेकर बहुत बड़ा कारण है। आखिरी वक्त मजबूरी से क्या उन्होंने युति हो गई, जो वोट बांटे नहीं गए। और महाराष्ट्र में दूसरा देखिए, कांग्रेस के साथ जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी महाराष्ट्र में जितना पावरफुल सातारा सांगली वो साइड में दिखते, यहाँ मुंबई में उनका कोई वर्चस्व नहीं था। अरे सारे जो वोट है वो सारे सेना बीजेपी को गए और 6 के 6 सीट युति के यानी सेना बीजेपी के आए, 3 शिवसेना के आए और 3 बीजेपी के आए। तो बिल्कुल लोकतंत्र में सबसे बड़ा सितारा वही होता है जो जीतता है, जो जीता वही सिकंदर। और आज मोदी लहर की जो एक परंपरा है उसमें हम काफ़ी इजाफा होते हुए देख रहे हैं और पूरे देश ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है, जबकि विपक्ष ने साथ ही साथ विरोधियों ने जो निशाना साधा था, नोटबंदी को लेकर एक बड़ा इशू बनाया था, बेरोजगारी को लेकर बहुत बड़ा एक हंगामा करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ लगातार राहुल गांधी के पास एक ही शब्द था और वो था चौकीदार चोर है। उसके बाद राफेल के मुद्दे पर हमेशा वो कहते रहे कि एक बार मेरे साथ वो डिस्कस कर लें, एक बार हमसे बहस कर लें, तो पूरा 15 मिनट भी वो मेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी की सोच को आप किस तरह से देखते हैं? प्रदीप, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी लगातार जब कहीं प्रचार करने जाते थे वो सबसे पहले जनता से कहते थे चौकीदार, तो लोग कहते थे चोर है। लेकिन उनके इसी फॉर्मेट को नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना जो है चुनावी अभियान बना लिया और उन्होंने चौकीदार चोर का एक जो है नारा, एक अभियान छेड़ दिया, जिससे लोग बड़ी तादाद में उनसे जुड़ते गए कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ऐसा कर लोगों ने कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए। और जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपने प्रचार के दौरान जो जो मुद्दे रखे थे, उन्होंने राफेल का मुद्दा रखा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रखा, रोजगार का मुद्दा रखा, किसान कर्ज माफी का मुद्दा रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये चीज़ जान चुकी है और कहीं ना कहीं ये जनता का सपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी को मिलता दिखाई दिया कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी बीजेपी जिन मुद्दों को चुनाव में मुद्दा बनाई, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात की जाए, चाहे वो नोटबंदी और जीएसटी की बात करें, बीजेपी जो है विकास के मुद्दे पर मैदान में चुनाव लड़ रही थी और राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को जो है अपना चुनावी एजेंडा बनाते हुए दिखे। लेकिन जनता कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और विपक्ष को पूरी तरीके से नकारते हुए, और एग्जिट पोल का जिस तरह से नतीजे अब तक आ रहे हैं आशुतोष जी, उससे ये साफ साबित होता है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में है और वो एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।
ऐसे में अगर हम बात करें मुंबई की, अगर जैसे बात की जाए तो मुंबई के 6 सीटों की अगर हम बात करें तो मुंबई के 6 सीटों पर काफ़ी दिग्गज नेताएं थे दोनों पार्टियों के। और जैसे 2014 का जो परिणाम था वही परिणाम 2019 में कहीं ना कहीं रिपीट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 में 3 सीटें शिवसेना को मिली थी 6 लोकसभा सीटों में, और 3 जो है बीजेपी को मिली थी। और सेम नतीजा जो है अब 2019 के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 बीजेपी 3 शिवसेना यानी कहें महायुति को मिल रही है, क्योंकि युति हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है क्या चुनाव के बाद भी शिवसेना बीजेपी की युति बरकरार रहती है, क्योंकि चुनाव के कुछ ही दिन पहले लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में भी होता है। लेकिन चुनावी परिणाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, और चुनावी परिणाम में जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस मुक्त मुंबई दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, कांग्रेस मुक्त मुंबई, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं से संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मुंबई की स्थिति है वो बहुत ही चौंकाऊ है। लोगों को लग रहा था कि कुल 1 या 2 सीट तो आनी चाहिए कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है, और अगर हम सीटों की बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हमारे बीच किस तरह की जानकारियाँ आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के लिए कि जिस तरह से विपक्ष ने साधा निशाना था। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 का जो नतीजा है वो दक्षिण मुंबई मध्य का आ चुका है, और कांग्रेस और शिवसेना का यहाँ पर खासा मुकाबला रहा। राहुल शिवाले की बात करें और साथ ही साथ आपको हम एकनाथ गायकवाड़ की बात करें तो इनका कड़ा मुकाबला रहा, और इसमें शिवसेना के जो राहुल शिवाले हैं वो आगे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वाकई कांग्रेस के प्रति दर्शकों का रुझान या फिर आम आदमी का रुझान कहें, खासकर अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं ने अपना पूरा भरोसा जो है वो शिफ्ट कर दिया है, और एक ही जमी जमाई जो बहुत ही पारंपरिक सीट कही जाती थी कांग्रेस के लिए, उस पर भी आज सेंध लगाने का काम किया है मोदी सरकार ने। प्रदीप, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सेंध तो लगाया है बीजेपी के और शिवसेना ने, क्योंकि जैसे अगर हम सीटों की 6 सीटों की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण मुंबई की बात करते हैं, जहां पर मिलिंद देवरा और जो है अरुण सावंत का मुकाबला है, और अरविंद सावंत आगे चल रहे हैं मिलिंद देवरा से। वहीं अगर हम दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो वहां पर शिवसेना उम्मीदवार राहुल शिवाले आगे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ वहां पीछे चल रहे हैं। अगर उत्तर मध्य की बात करें तो उत्तर मध्य में जो है प्रिया दत्त और पूनम महाजन, दोनों के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन आज जिस तरह से परिणाम आए हैं उसमें पूनम महाजन आगे चल रही हैं, और काफ़ी लंबे वोट, काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और प्रिया दत्त पीछे चल रही हैं। अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में जिस तरह से मुकाबले की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और गजानंद कीर्तिकर के बीच था, यहाँ पर भी गजानंद कीर्तिकर आगे चल रहे हैं। ईशान्य मुंबई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है संजय दीना पाटिल को जो है कांग्रेस और एनसीपी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि संजय दीना पाटिल वहां उस सीट से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, और उनके सामने मनोज कोटक जो बीजेपी के जो है उम्मीदवार थे वो काफ़ी बड़े वोटों से जो है लीड कर रहे हैं, अभी जो है आगे चल रहे हैं। और उत्तर मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी गोपाल शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर के बीच कांटे की टक्कर थी, वहाँ पर भी बीजेपी के खाते में सीट जाती दिखाई दे रही, क्योंकि एग्जिट पोल में लगातार जो है वहाँ पर काउंटिंग की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं गोपाल शेट्टी जी। ऐसे में अगर हम 6 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 6 सीटें जो है फिर महायुति के खाते में जाती नजर आ रही हैं, यानी मुंबई कांग्रेस मुक्त। जी, जिस तरह से कांग्रेस ने जो है बीजेपी मुक्त भारत का जो है नारा दिया था कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए भारत, लेकिन कहीं ना कहीं वो नारा अब बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। बीजेपी मुक्त भारत के बजाय कांग्रेस मुक्त भारत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए को बड़ी बहुमत, खुद बीजेपी को जो है एक बड़ी बहुमत मिल रही है आशुतोष जी, इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो नारा कांग्रेस ने दिया था वही नारा अब बीजेपी की तरफ से हो गया है, कांग्रेस मुक्त भारत। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार अपनी रैलियों में जिक्र किया था कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो उस गाली को नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा किया और गाली को गहना बनाकर पहन लिया। नरेश साहब ये बताइए, मुंबई कांग्रेस मुक्त हो गई है क्या? मुंबई पूरी तरह कांग्रेस मुक्त होगी। मुंबई का जो चुनाव जो चल रहा था तो प्रिया दत्त ने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, फिर दिल्ली में क्या होगा पता नहीं, और सडनली संजय दत्त के साथ प्रिया दत्त गई
और वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि प्रिया दत्त फिर से चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात उर्मिला मातोंडकर की वो तो फिल्म स्टार थी, वो इलेक्शन में खड़ा रहना नहीं चाहती थी। वो कहती थी मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मैं सिर्फ कांग्रेस की एक सदस्य बनना चाहती हूँ, और वो फिर चुनाव में आई। संजय निरुपम की बात की, लास्ट मूवमेंट में उनको हटा दिया, फिर उनका जो क्षेत्र था उन्होंने चेंज किया, और इसीलिए कांग्रेस की जो 3 सीट थे वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार जो खुद थे और चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, यानी पहले ही उन्होंने अपनी हार मानी थी। और शिवसेना की बात की तो शिवसेना जो गठबंधन हुआ उस समय किरीट सोमैया का जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्हें किसी भी हालत में किरीट सोमैया जो उनको शिवसेना को नहीं चाहिए थे, और आखिर में शिवसेना ने अपनी बात मान ली और वहाँ मनोज कोटक को उम्मीदवारी दी, और मनोज कोटक वहाँ अभी बहुत भारी मतों से आगे चल रहे हैं। अभी विधानसभा कांग्रेस मुक्त हुई और विधानसभा में भी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र होगा, लेकिन सेना और बीजेपी की युति होगी क्या नहीं, इसके लिए संदेह है, क्योंकि शिवसेना मुख्यमंत्री पद मांगना चाहती है और बीजेपी का जो नारा था केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इसका जो नारा है ये महाराष्ट्र में फिर चलने वाला है, और शिवसेना को बहुत तगड़ा झटका विधानसभा में बीजेपी की तरफ से मिलने वाला है, किसी राजनीति और पार्टी से नहीं, अपने दोस्तों से मिलने वाला, ऐसा अनुमान लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जनता बहुत ही जागरूक है लोकतंत्र में, और आज की तारीख में बहुत सारे नए वोटर तैयार हुए हैं। उनके जहन में अगर विकास की बात चल रही थी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर थी उनकी सोच में, और यही कारण है कि आज कांग्रेस मुक्त मुंबई का जो नारा है वो बिल्कुल हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन ये रुझान है, आने वाले समय में किस तरह से परिणाम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अलग अलग इलाकों से किस तरह के परिणाम आ रहे हैं और किस तरह का माहौल है। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम 2019 का लोकसभा चुनाव। मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं, और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं, और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा।
हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 का नतीजा बिल्कुल आ गया है और अगर हम रुझानों की बात करें तो एनडीए एक बार फिर से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी। लेकिन हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 6 सीट है यहाँ पर कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का जो एक अनुभव रहा है, उसका जो इतिहास रहा है, आज उसका वर्तमान बदलने की कोशिश जनता ने अपने मत से बता दिया है। और सबसे अहम बात है कि मुंबई में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा माहौल था, लेकिन गुटबाजी ने कांग्रेस को डुबा दिया, कांग्रेस को अहंकार ने डुबा दिया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम है कि मुंबई में ऐसा क्यों हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ गए हैं। हम रुझानों की बात कर रहे हैं। अगर हम दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता, बहुत अलग अलग तरीके से उनको समाज का अनुभव मिला हुआ है। सांसद रहने का एक बहुत बड़ा अनुभव उनके पास। एकनाथ गायकवाड़, जिन्होंने एक लंबा अनुभव देखा है, महसूस किया है, बहुत सारा काम भी किया है, उसके बावजूद राहुल शेवाले जो शिवसेना के हैं उनसे वो मात खा चुके हैं। और यही कारण है कि दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो खिसक कर एनडीए की झोली में चली गई है और एक एक सीट का एक महत्व होता है। और जिस तरह से दक्षिण मुंबई में मुकेश अंबानी ने अपील की थी कि कांग्रेस के लिए सबसे जो अहम उम्मीदवार हैं वो मिलिंद देवड़ा है, लेकिन उनकी अपील भी काम नहीं आई। और यही कारण है कि शिवसेना के दिग्गज नेता और अलग अलग यूनियन के बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं अरविंद सावंत, वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि गठबंधन का ज़माना है। गठबंधन में जो भी पार्टी सपोर्ट करती है, ये अलग बात है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है वो पूरे कार्यकाल में तल्ख भरा रहा, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आई, सरकार बनाने की बात आई, तो दोनों एक साथ हो गए। और यही कारण है कि जनता ने एक बार पुनः इस गठबंधन पर भरोसा किया है। लेकिन उत्तर मध्य मुंबई से जो खबर आ रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। पूनम महाजन और प्रिया दत्त के बीच प्रिया दत्त बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से पीछे चल रही हैं। कुल मिलाकर पूनम महाजन की सक्रियता के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज जवाब मिल गया है कि उनको लोगों ने एक बार फिर से चुन लिया है। और सबसे अहम सवाल है कि लोकसभा 2019 के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक नए तेवर के साथ, जिस तरह से 3 राज्य कांग्रेस की झोली में आए थे राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद, उसके बावजूद लगातार एक लहर देखी जा रही थी। लेकिन उत्तर पूर्व मुंबई में एनसीपी और बीजेपी के बीच जिस तरह से लगातार कांटे की टक्कर चल रही है, प्रदीप आपको क्या लगता है? यहाँ पर एनसीपी के जो कैंडिडेट हैं संजय दीना पाटिल, उनका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, वो पिछड़ गए और मनोज कोटक जो बहुत ही कम समय में यहाँ पर आए हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो ईशान्य मुंबई, जिसको हम उत्तर पूर्व मुंबई के नाम से भी कहते हैं, और लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो इसके पहले जो है संजय दीना पाटिल पूर्व सांसद थे। फिर 2014 में मोदी जी की सरकार के समय में जो है किरीट सोमैया जो है वहाँ पर जीते थे, संजय दीना पाटिल को मात दी थी उन्होंने। अब इस बार जो है किरीट सोमैया का टिकट काट कर बीजेपी ने मनोज कोटक को जो है वहाँ पर चांस दिया था, और मनोज कोटक
बीजेपी के द्वारा दिए गए टिकट और उसकी जो आशाएं थी उस पर पूरी तरीके से खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मनोज कोटक और संजय दीना पाटिल के बीच में अगर वोटों की डिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि मनोज कोटक लगभग जो है 50,000 से ऊपर जो है ज़्यादा लीड कर रहे हैं। अंतर बहुत बड़ा है प्रदीप। काफ़ी अंतर है, लेकिन इस तरीके से जिस तरह से मनोज कोटक को पहली बार चांस दिया गया और वो जनता और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी हद तक सफल दिखाई दे रहे हैं आशुतोष जी, क्योंकि जो नतीजे होते हैं वही कुछ ही देर में परिणाम के रूप में बदलना भी शुरू हो जाते हैं। कुछ अंतर होते हैं, कहीं पर 2 सीटें ज़्यादा तो कहीं पर 2-4 सीटें कम, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, पूरे देश में बात करें, पूरे देश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उर्मिला देख रहे हैं, जी उर्मिला आरोप भी लगा है ईवीएम में गड़बड़ी जी की। उर्मिला मातोंडकर ने आरोप लगाया कि मांगे थाड़े विधानसभा के अंतर्गत में ईवीएम में नंबर और काउंटिंग को जो है उसमें डिफरेंस देखा गया है। लेकिन अगर हम तुरंत की बात करें, आंकड़ों की बात करें, वोट की बात करें तो लगभग 1,62,000 के आगे चल रहे हैं, 1,62,000 गोपाल शेट्टी। अगर हम विशेषज्ञों की बात करें नरेश साहब, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग जो ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जाएगा अगर हार जाता है कोई भी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से उर्मिला का जो शिकायत सामने आई है, क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, अभी जो चुनाव का जो नतीजा आ रहा है, ईवीएम का मुद्दा आना जरूरी था, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकती है ऐसा पूरा जो जानकारों का मत था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और निवडणूक आयोग ने भी जाहिर किया था, अगर किसी को ईवीएम मशीन के बारे में कोई भी कंप्लेंट्स है तो पहले करो। और 1,60,000 वोट का और कितना डिफरेंट आ जाएगा। और ये टाइम ईवीएम मशीन में बहुत सारी सुधारना डाली थी। आप जिसको वोट डालते, आप 7 सेकंड तक उस कैंडिडेट को और उस चुनाव चिन्ह को देख सकते थे। अगर शंका है तो तुरंत आप बता सकते थे। ऐसा नहीं हुआ, कभी कहा भी नहीं हुआ। और इसके बाद अगर ईवीएम का जो ये चुनाव आयोग के ऊपर शक करना एक गलत है। और चुनाव आयोग ने पहले कहने के बाद भी अभी इतने साल हो गए, ये पहला चुनाव नहीं है ईवीएम मशीन का। हाँ, तो ईवीएम मशीन पे उंगली उठाना एक गलत है। जो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी जनमत है वो जनमत स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम पे उंगली उठाना ये गलत है। कुल मिलाकर इसका कहा जा सकता है कि आप जनाधार मानना पड़ेगा, जो जनाधार मानना पड़ेगा। मतदाता जो बोलते भरोसा करता है, वोट देता है, लेकिन आप अगर हार जाते हैं स्वीकार करना चाहिए। जनाधार लोकतंत्र में बहुत ही सादगी से स्वीकार करें और ये शपथ लें कि हम जिस तरह से लगातार काम करते रहे जनप्रतिनिधि के तौर पर, उसमें लगातार सक्रियता हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फिर हमें मौका मिलेगा। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मोदी की जीत और हार से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, सब कुछ थम नहीं जाता। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के पीछे जो हार का ठप्पा लगते जा रहा है, कहीं ना कहीं से उनको एक बार मंथन करने की जरूरत है। उत्तर पश्चिम मुंबई की अगर हम बात करें, गजानन कीर्तिकर जी, हाँ, गजानन कीर्तिकर की जो संजय निरुपम ने उस समय अपना जो विभाग है वो बदला था। हाँ, और गजानन कीर्तिकर 74 ईयर है। ये कहते थे गजानन चुने सेकंड बार, दूसरी बार ये कर रहे थे। और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता सेना के मान स्थानीय लोकाधिकार समिति से उनका काम चालू है और बहुत ही मातोश्री के नज़दीक माने जाते। देखिए, अगर हम संजय निरुपम की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय निरुपम बतौर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष लगातार सक्रिय रहे और लोगों के बीच ही रहे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे वो। लेकिन कांग्रेस का जो एक साइड इफेक्ट है, उनकी पूरी मेहनत पर उसने पानी फेर दिया और सक्षम नेता होने के बावजूद संजय निरुपम को गजानन कीर्ति के सामने शिकस्त देखना पड़ा। और यही है लोकतंत्र में बहुत बड़ा ताकत होता है आम आदमी के पास। और आम आदमी को अगर आपने उसका काम नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो आम आदमी बस 5 साल में एक बार अपना दिन दिखाता है। पूरा साल, पूरा जो अरसा होता है वो नेताओं का होता है, लेकिन जब मतदान का दिन होता है वो कहीं ना कहीं से आम आदमी को होता है। लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने, प्रदीप, हमने देखा कि लगातार वो ईवीएम को लेकर शिकायत कर रहे थे, आशंका व्यक्त कर रहे थे। राहुल गांधी ने भी कहा था कि कार्यकर्ता एग्जिट पोल पर यकीन ना करें और निराशा का वातावरण होने के बाद भी वो कंट्रोल में रहें। तो मोदी मय से सराबोर देश का माहौल हो गया है, हर तरफ जश्न का माहौल है। एनडीए के साथ साथ देश के तमाम युवाओं में जो कार्यकर्ता है उनके अंदर भी एक नया जोश देखने को मिला है। प्रदीप, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत का एक इफेक्ट डाला था मोदी सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई उस तरफ जा रही है?
बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए आशुतोष जी, तो सबसे पहले जिस तरह से ईवीएम पे अगर हम बात करें तो ईवीएम को लेकर विपक्ष 22 दल एक साथ चुनाव आयोग के पास गए थे। 23 दल गए थे। 23 दल, जी। 23 दलों ने मांग की थी कि ईवीएम और वीवीपैट की पांच ऐसी जगहों की जो है पर्चियां मिलाई जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने सरे से खारिज कर दिया है उनकी इस याचिका को। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस मुक्त जो है भारत अब दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल की माने, तो कहीं ना कहीं जो है युवाओं में इस चीज़ का लेकर जोश है और हर तरफ अब सेलिब्रेशन भी शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में भी, मुंबई में कई जगहों पर बीजेपी कार्यालयों पर जो है अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कई ऐसे अहम मुद्दे जो है रखे गए थे सामने, लेकिन जनता ने सारे मुद्दे को फेल करते हुए लोगों ने एक बार फिर मोदी के समर्थन में जो है मतदान किया, और जिससे एग्जिट पोल में आज जो है एनडीए सबसे बड़ी पार्टी और पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। जहाँ तक अगर हम परिपक्वता की बात करते हैं, मैच्योरिटी, जनता बिल्कुल समझ गई है कि कौन हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं से एक मोदी लहर का जो फैक्टर है उसको आपको मानना पड़ेगा। वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, लेकिन अगर हम फूलों की बात करते हैं तो उस फूल को कांटा बनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने, लेकिन उस कांटे को ही फूल बनाने का काम किया है मोदी सरकार ने। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार लगा रहे थे कि उन्होंने अपने बॉस के साथ नाइंसाफ़ी की, आडवाणी जी को लेकर अलग अलग तल्ख टिप्पणियाँ की थी, उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की थी कि देश की जनता बहुत ही महान है और लोकतंत्र में वाकई जनार्दन का जो लगातार हम सुनते रहते हैं कि जनार्दन की उपमा दी जाती है। आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है जड़े साहब? विधानसभा के चुनाव भी कुछ महीनों में होने वाले हैं, लेकिन मोदी लहर के पीछे जो आज देश भाग रहा है, क्या कारण समझते हैं कि वाकई जो विपक्ष का आरोप था वो क्यों काम नहीं आया किसी के लिए? विपक्ष ने राफेल का मुद्दा उठाया था और नोटबंदी का मुद्दा उठाया था और पेट्रोल भाव। ऐसा कहते थे कि महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे थे उस समय राज ठाकरे लावरे तो वीडियो बताकर मोदी जी के पुराने वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि उसके साथ वो एक ही नारा था कि हमारा देश कांग्रेस मुक्त हो जाए, और ये सब करके दिखाया बीजेपी ने। राज ठाकरे का फैक्टर बिल्कुल नहीं चला महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, पूरे देश में कहा भी आपको नोटबंदी का मुद्दा नहीं दिखाई दिया, ना राफेल का मुद्दा दिया। जो चुनावी जो ये था, पूरा लोगों ने मोदी और मोदी के ऊपर ही ये टाइम अपना भरोसा बताया। और देखा जाए तो 340 सीटों पे यानी भारी भक्कम विपक्ष की, जो भी विपक्ष रहा ही नहीं है। महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश में अगर विपक्ष का काम ही नहीं हुआ और अभी विपक्ष रहा ही नहीं, इतने मजबूत राष्ट्रवाद कितना प्रभावी रहा मोदी सरकार के लिए? जिस तरह से अभिनंदन का वापस आना पाकिस्तान से, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो था, मोदी सरकार को फायदा हुआ, इसके बारे में बताइए। देखो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, कांग्रेस ने कहा बार कहा पहले कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बाद में खुद कांग्रेस बोलने लगी, कांग्रेस ने सबूत मांगे, संजय निरुपम भी है, अरविंद केजरीवाल भी है और भी कई नेता हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भी कांग्रेस जमाने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, क्या उस समय उन्हें सबूत नहीं मांगे थे? किसने सबूत? लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक का भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया। दूसरी बात, महंगाई के बाद महंगाई, और राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमारे जो नरेंद्र मोदी, एक ही नारा, नरेंद्र मोदी, लोग बोलते थे चोर है। ये जो निगेटिव थी, चौकीदार चोर है, ये जो निगेटिविटी थी उसका असर लोगों के ऊपर हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा जो प्रधानमंत्री का हुआ, हास्यास्पद बना दिया, लेकिन विदेश दौरा कितना सक्सेस हुआ ये जनता ने आज अपने वोटों से दिखा दिया। और नरेंद्र मोदी की भरभक्कम सरकार इस देश में फिर से हमें देखने को मिलेगी, और जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश का विकास, जो उनका नारा था सबके साथ सबका विकास, जरूर इस सबके साथ सबका विकास और देश का विकास नरेंद्र मोदी जी देश में कर रहे हैं। नारा दिया गया था, आपको याद होगा, अच्छे दिन आएंगे। ये वाकई एनडीए के लिए अच्छे दिन हैं और विरोधियों के लिए अच्छे दिन नहीं है। और दुख का जब सागर उमड़ता है, घुमड़ता है, तो सुनामी भी कहीं ना कहीं से फीका हो जाता है। और यही कारण है कि आज सुनामी से भी जोरदार झटका लगा है। पंजाब की बात करें हम, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो लगातार वहाँ से जिस तरह की खबरें छन कर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनडीए ने जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराई है, अपना एहसास कराया है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि देश की जनता बहुत ही जागरूक है और किसी भी भुलावे में नहीं आ सकती। अगर हम
आश्वासनों की बात करें प्रदीप, तो इस देश में एक परंपरा सी रही है कि आश्वासन के बलबूते भी सरकारें बनती रही हैं। इस बार विपक्ष का जो आश्वासन था 72,000 की बात की थी राहुल गांधी ने, किसानों की बात की थी, फेल हो गया कांग्रेस का पूरा दावा। क्या सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल, देखिए जनता जो है ना सतर्क हो चुकी है आशुतोष, जनता जागरूक हो चुकी है कि जनता ये जानती है कौन देगा कौन नहीं, क्योंकि 72,000 1 BHK फ्लैट, तमाम जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष के फेल हुए साबित हुए, क्योंकि जनता ये चीज़, जनता विकास के नाम पर, जनता मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वोट देती है और जनता को चाहिए तो विकास चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की, सबसे बड़े इस पूरे लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई राज्य रहा तो वो पश्चिम बंगाल रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर चरण, जितने भी चरण 7 चरण मतदान हुए, हर चरण में जो है हिंसाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। लेकिन आज जिस तरीके से रुझान आए हैं, अगर हम रुझानों की बात करें तो रुझानों पर एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई दे रही है और ममता के जो है घर में सेंध लगाती हुई भी एनडीए दिखाई दे रही, क्योंकि 42 सीटों में, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और जिस पर जो है 23 सीटें टीएमसी, अगर रुझान की बात करें तो 23 सीटें अब तक जो है बढ़त पर चल रही है टीएमसी, लेकिन 18 सीटों पर बीजेपी ने भी बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में जो मुद्दे थे, विपक्ष ने जो भी आश्वासन दिए थे, जनता ने उस आश्वासन को नकार दिया है। और जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा बनाया था कि जुमले हैं, 15 लाख रुपए जुमले हैं, और जो है मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इन तमाम चीज़ों को जनता ने विपक्ष के सारे वादे, सारे चुनावी मुद्दों को फेल करते हुए एक बार फिर कहीं ना कहीं जो है एनडीए और बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। और ऐसे में एक बार सवाल ये भी उठते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुछ लोकसभा सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रही हैं आशुतोष जी। जैसे अगर हम रामपुर लोकसभा सीट की बात करें, आजम खान और जयाप्रदा जी को लेकर, जहां पर मर्यादाएं, शब्दों की पूरी मर्यादाएं लांघ दी गई थी, वहां की अगर मौजूदा हालत की बात करें तो अभी भी अगर रुझान पे वहां पर पहले जयाप्रदा जी आगे चल रही थी, अभी जो है रुझान में अब जो है आजम खान वहां पर आगे चल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि वाकई देश की जो एक सबसे बड़ी स्थिति होती है वो होती है प्रधानमंत्री से। पूरी दुनिया में आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये बता दिया कि भारत सशक्त देश है, और उस पद की गरिमा को विपक्ष ने तार तार करने की कोशिश की। संजय निरुपम लगातार प्रधानमंत्री पर छींटाकशी करते रहे, कभी उनको अनपढ़ गंवार कहा, कभी उनको औरंगजेब से उनकी तुलना कर दी, कभी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने की कोशिश की। तो ये पूरा जो फैक्टर है, पूरी जो बातें हैं, तो उसको देखते हुए हमने महसूस किया कि जनता सब कुछ समझती है। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में और देश की जो भी स्थिति है उसको लेकर ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि आज इस देश में अगर कोई देश को चला सकता है, मजबूत सरकार दे सकता है, विकास को आगे बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कई तस्वीरें निकल कर आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी अगले हो सकते हैं, और आरएसएस का एक अलग मंजर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर आज देश की स्थिति यही है कि विपक्ष एक तरफ है और मोदी सरकार का जो नया चेहरा आया है उसमें बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने ये लोगों का भरोसा जीत लिया है, और एक बार फिर से राज तिलक की तैयारी होगी और उनका जो मंत्रिमंडल होगा उसमें बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे अहम है कि आज एनडीए की जो तस्वीर है वो बहुत मजबूत है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उदय नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस देश की तमाम जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा इन24 न्यूज़ परिवार की तरफ से कि लोकतंत्र के प्रति जो जज्बा दिखाया है, जो अपनी भूमिका उन्होंने दर्ज कराई है, वो दर्ज हो चुकी है हमेशा के लिए, और आने वाले 5 सालों तक एक बार फिर नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिलेगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।